हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपकी जो एग्जाम्स है जेल प्रहरी की, वो अब नज़दीक आने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज है कला संस्कृति की, उसमें जो हमारा पहला पार्ट था आभूषण व वेशभूषा का, उसमें हमने लगभग 20% देखे और उसमें लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट रहेगा हमारा आभूषण व वेशभूषा का पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें जो भी बचे हुए पर्सन है, महत्वपूर्ण पर्सन है, उनकी चर्चा करेंगे और इससे इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले पर्सन के साथ। आज का हमारा जो पहला पर्सन रहने वाला है वो है ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। यानी कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आभूषण है। तो रखड़ी, मेमद, कंडोरा, मोरखा। तो कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो मोरखा। कौन सा आभूषण है? मोर का आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो रकड़ी और मेमद है ये तो सिर पर पहने जाते हैं, जो कि पिछली क्लास में बताया था हमने। सिर पर पहने जाते हैं, ये सिर पर पहनती है। और जो कंडोरा है वो महिलाएं कमर का आभूषण है। कमर का आभूषण है। कमर का आभूषण है। और मोर का ये कोई आभूषण नहीं है। तो दोस्तों, ये रकड़ी और मेमत तो सिर पर पहने जाते हैं, कंडोरा कमर में पहना जाता है। जो मोर का है वो महिलाओं से संबंधित आभूषण नहीं है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो तारकसी का संबंध है, जो तारकसी होती है उसका संबंध किससे है? तारकसी का संबंध किससे है? नाथ द्वारा से है, जोधपुर से है, जयपुर से है या बीकानेर से है? तो किससे संबंधित है तारकसी? तो तारकसी संबंधित है हमारी नाथ द्वारा से। किससे संबंधित है? नाथ द्वारा से, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ये तारकसी होती क्या है? ये तारकसी होती क्या है? तो आपको पूछ ले कि तारकसी क्या होती है। तो तारकसी होती है चांदी के पतले, जो चांदी के पतले तारों चांदी के पतले तारों के जो आभूषण बनते हैं, आभूषण बनाने की कला। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला आभूषण बनाने की कला को ही क्या कहते हैं? आभूषण बनाने की कला क्या कहलाती है? तारकसी कहलाती है। तारकसी कहलाती है। तारकसी कहलाती है। तो यह आपको बता देना है कि तारकसी किसे कहते हैं। तो तारकसी चांदी के पतले आभूषण चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला को ही क्या कहते हैं? तारकसी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? यानी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तो आपको बताना है किस पशु के श्रृंगार के आभूषण। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बेल। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बेल किसके आभूषण है? तो ऊंट के। जो ऊंट होता है उसके आभूषण है। मोहरा, गोरबंद। गोरबंद का संबंध तो सीधे ही आपको गोरबंद का नाम आते ही ऊंट का ध्यान आ जाना चाहिए। तो ये ऊंट से संबंधित है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये आपको ध्यान ही होगा। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आपको पता होगा। और एक पर्सन और बनता है। जो राज्य पशु है राज्य पशु राज्य पशु राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। इसका दर्जा कब मिला था? दर्जा कब मिला था? ये मिला था 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा मिला था, यह आपको ध्यान में रखना है। और जो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंट सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं हमारे बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं?
बाड़मेर में। और सबसे कम सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना होगा कि कहाँ पाए जाते हैं। ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में, सबसे ज्यादा बाड़मेर में। और राज्य पशु है हमारा ऊंट है राजस्थान का। और इसका दर्जा कब मिला था, तो 30 जून 2014 को ये दर्जा मिला था। और इसे राजस्थान रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी, ये राजस्थान के जो पशु है ऊंट, उसके क्या है, श्रृंगार के आभूषण है। ये अभी आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जो मीनाकारी गहने हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों, जयपुर में बनाए जाते हैं, उदयपुर में, जोधपुर में या भरतपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जयपुर है, वहां पर क्या बनाए जाते हैं, जो मीनाकारी मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। जो जिंक के खिलौने, इसके साथ ये आपको ध्यान रखना है कि जो जिंक के खिलौने हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जिंक के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं, बाड़मेर में। कहाँ पर बनाए, सॉरी दोस्तों, बाड़मेर नहीं, उदयपुर में। उदयपुर में उदयपुर में बनाए जाते हैं। जो जिंक के खिलौने हैं वो उदयपुर में बनाए जाते हैं। और जो अबरक की ईंट होती है, अबरक की ईंट अबरक की ईंट अबरक ईंट उद्योग अबरक ईंट उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही भीलवाड़ा में। ये कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में अबरक ईंट उद्योग स्थित है। जयपुर में ये गहने बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि मीनाकारी के गहने कहाँ बनाए जाते हैं, जयपुर में। इसके अलावा यह आपको ध्यान रखना है कि जिंक खिलौना कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो उदयपुर में। और अब्रक ईंट उद्योग कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा के लिए सुप्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके कितने पर्सन आज के इस सेशन में राइट होते हैं, ये भी आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो खोयतू वस्त्र संबंधित है, यानी खोयतू वस्त्र किनसे संबंधित है। तो खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है ये बताना आपको। तो खोयतू वस्त्र मीणा जनजाति से संबंधित है, ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है, या सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो ये खोयतू वस्त्र किससे जनजाति से संबंधित है, तो जो भील जनजाति है, जो हमारी भील जनजाति है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, भील जनजाति से ये संबंधित है। और ये वस्त्र कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर के नीचे पहना जाता है। कमर के नीचे कमर के नीचे पहनते हैं खोयतू को। खोयतू को कमर के नीचे पहनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये भील जनजाति इससे संबंधित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो बीलों बीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा फेटा क्या है। जो फेटा है वो बीलों के वस्त्र के संबंधित में क्या है। तो ये फेटा क्या होता है आपको बताना। पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, यह एक प्रकार का सिर का वस्त्र पगड़ी है, एक प्रकार का बालक का वस्त्र है, या ओढ़नी का मोटा लबादा है। तो क्या है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, सिर का वस्त्र है ये। इसे फेटा या फेता कहते हैं, फेटा या फेता कहते हैं। इसकी लंबाई, जो लंबाई होती है वो 2 से 5 मीटर की होती है। 2 से 5 मीटर लंबाई होती है इसकी। 2 से 5 मीटर की लंबाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिलों के वस्त्र से संबंधित फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, जिसे पगड़ी भी कहते हैं, फेगड़ी। ये आपको पढ़ाया था मैंने पीछे भी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा अच्छी लग रही है तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा, जिस नाम से जाना जाता है, वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। जो भील जनजाति की जो महिलाएं लंबा घाघरा पहनती है उसे क्या कहते हैं, आपको मैंने पीछे की क्लासों में पढ़ाया है, आपको बताया है। जो जनजातियां पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था आपको। तो क्या कहलाता है, कटकी कहलाता है, खचाबू कहलाता है, या कू कहलाता है, या जामा। तो जो खचाबू होता है वो कहलाता है, खचाबू। ये आपको पढ़ाया था कि जो भील जनजाति की महिलाएं
लंबा सा घाघरा पहनती है उसे कचाबू कहते हैं। ये आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये घुटने तक के नीचे होता है, घुटनों के जो घुटने तक नीचे होता है ये घाघरा, ये कचाबू, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये कचाबू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान राजस्थान में आदिवासी आदिवासी महिलाओं के कटकी परिधान कौन पहनता है, यानी राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? जो अविवाहित महिलाएं होती है वो कटकी आभूषण पहनती है, जो कटकी परिधान पहनती है, यह आपको ध्यान में रखना है। कौन सी महिलाएं पहनती है? तो अविवाहित महिलाएं क्या पहनती है? कटकी परिधान पहनती है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो जो इसमें पावली और ओढ़नी, ये महिलाएं जो है आदिवासी महिलाएं पावली, ये आपको और ध्यान में रखना है बात कि पावली व ओढ़नी, जो इनकी पावली व ओढ़नी होती है, ओढ़नी को क्या कहते हैं? पावली भात कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? पावली भात, पावली भात, पावली भात कहते हैं, पावली भात कहते हैं, पावली भात भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पावली भात की ओढ़नी, पावली भात की ओढ़नी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो मारवाड़ में दामनी क्या है? जो मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी किसे कहते हैं? तो मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार, ओढ़नी का प्रकार है। ये ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक लाल रंग की ओढ़नी होती है, इसमें लाल रंग होता है, लाल रंग की ओढ़नी होती है, ओढ़नी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो आभूषण से संबंधित तो प्रश्न लगभग हो चुके हैं, लेकिन जो वेशभूषाओं से संबंधित प्रश्न है वो आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वेशभूषाओं से संबंधित है, और वेशभूषाओं में भी ज्यादा जो जनजातियों के प्रश्न होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। जो जनजातियों में जो वेशभूषाएं पहनी जाती हैं उनके बारे में प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्लास से भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो आदिवासी और जनजातियों के लोग होते हैं उनकी जो ओढ़नी और वस्त्र होते हैं उनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान की एग्जाम्स में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पारंपरिक प्रश्न है वो इसमें पूछे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो चीर पटोरी क्या है, ये आपको बताना है। तो चीर पटोरी क्या होती है? साड़ी होती है, पगड़ी होती है, जूती होती है, या घर होता है? तो चीर पटोरी क्या होती है ये आपको बताना है। तो चीर पटोरी क्या होती है? एक प्रकार की साड़ी होती है। क्या होती है? साड़ी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साड़ियों को क्या कहते हैं? एक तो चीर कहते हैं, एक पटोरी हो गया, चीर हो गया, पटोरी हो गया, एक ओढ़नी भी कहते हैं साड़ियों को, ये भी आपको पूछ सकता है। ओढ़नी, ओढ़नी हो गया, निचोल, ओढ़नी, निचोल, निचोल, चोल, निचोल, चोल, ये भी आपको पूछ सकता है। ये एक पूछ सकता है दुक्कुल, दुक्कुल आ सकता है आपका, पट हो गया, और एक हो गया चूंदड़ी। ये हमारे सीकर जिले के लगभग प्रसिद्ध है, ये चूंदड़ी आदि। और जो इनमें भी जो प्रसिद्ध है वो हमारे राजस्थान में जो चूंदड़ी व लहरिया, लहरिया की साड़ियाँ, साड़ियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध है। चूंदड़ी व लहरिया की जो साड़ियाँ हैं वो राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी पूछ सकता है कि जो चूंदड़ी व लहरिया की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध है, ये आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है, यानी राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा
क्या है ये आपको पूछा है। तो पीला पोमचा क्या होता है, लोकगीत होता है या लोक नृत्य होता है या कपड़ा होता है या पेंटिंग होती है। तो जो पीला पोमचा होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किस रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। पीले रंग का, पीले रंग का पोमचा होता है। और इसमें कमल के फूल बने होते हैं, कमल के फूल बने होते हैं। जो इस पोमचे में है वो कमल के फूल बने रहते हैं, कमल के फूल बने रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये पोमचा होता है चारों ओर किनारों से लाल होता है, चारों ओर किनारों से, चारों किनारों से लाल होता है, लाल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में, पीले पोमचे के बारे में। एक प्रकार का कपड़ा है, पीले रंग का होता है, इसमें कमल के फूल बने रहते हैं, चारों ओर से जो किनारे होते हैं वो लाल होते हैं। ये पीले पोमचे की विशेषताएं हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है, यानी कौन सी महिलाएं जो ताराबात की चूंदड़ी है, ओढ़नी है, वो पहनती है। तो ताराबात की ओढ़नी है वो कौन सी महिलाएं पहनती है, दलित महिलाएं पहनती है, जाट महिला पहनती है, आदिवासी महिलाएं पहनती है या गुज्जर महिलाएं पहनती है। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो जो आदिवासी महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, जो आदिवासी महिलाएं वो ताराबात की ओढ़नी ओढ़ती है, ताराबात की ओढ़नी ओढ़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है जी कि जो पचवेड़ा पचवेड़ा संदर्भित है, यानी पचवेड़ा किससे संदर्भित है। तो परिधान से संबंधित है, पगड़ी से है, आभूषण से है या बर्तन से है। तो किन से संबंधित है, तो पचवेड़ा हमारा संबंधित है परिधान से। किससे संबंधित है, परिधान से, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पचवेड़ा क्या होता है, ये पचवेड़ा है ना, ये परिधान किनका है, ये पचवेड़ा परिधान किनका है, पुरुषों का है, पुरुषों का परिधान है ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुरुषों का परिधान है। और एक ये मोटी सोल होती है, मोटी सूती सोल, सूती सोल, सोल होती है जो कि ठंड में बचाने के इस्तेमाल की जाती है। तो शीत ऋतु में आमतौर पर ओढ़ते हैं लोग। इसे क्या कहते हैं, पचवेड़ा कहते हैं। ये परिधान है और ये पुरुषों का परिधान है। ये मोटी सूती सोल होती है और इसे शीत ऋतु में ओढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है कि जो समुद्री लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है। जो समुद्री लहर नामक लहरिया है वो कहाँ पर रंगा जाता है। तो कहाँ पर रंगा जाता है, जयपुर में रंगा जाता है, चित्तौड़गढ़ में रंगा जाता है, जोधपुर में रंगा जाता है या कोटा में रंगा जाता है। तो कहाँ रंगा जाता है, तो जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में जो जयपुर में है वो समुद्र लहर का जो क्या रंगा जाता है, लहरिया रंगा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पचरंगी लहरिया होता है, जो पचरंगी लहरिया होता है, पचरंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पचरंगी, पचरंगी लहरिया, पचरंगी लहरिया, पचरंगी लहरिया मांगलिक कार्यों में पहने जाते हैं। मांगलिक कार्यों में पहना जाता है। जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें पहनते हैं। मांगलिक कार्यों में पचरंगी जो लहरिया होता है उसे पहना जाता है। और जो लहरिया होता है ये लहरिया होता क्या है, ये आपको पूछ ले कि लहरिया होता क्या है। तो लहरिया विभिन्न रंगों की आड़ी धाराएं से रंगा कपड़ा होता है। विभिन्न रंगों की जो आड़ी धाराएं, आड़ी धारियों, धारियों से रंगा कपड़ा, दाढ़ियों से रंगा कपड़ा क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से राजस्थान के लोक जीवन में
नारचारी शब्द किससे संबंधित है, यानी जो नारचारी शब्द है वो किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो जो नारचारी है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो ग्रह कीड़ा है, लोक नृत्य है, आभूषण है या परंपरा है। तो नारचारी क्या है? नारचारी शब्द नारचारी है वो किससे संबंधित है? ग्रह कीड़ा से संबंधित है, ग्रह कीड़ा से संबंधित है, लोक नृत्य से संबंधित है, आभूषण से संबंधित है या एक प्रकार की परंपरा है। तो क्या है इसे, ये आपको बताना है। तो जो नारचारी है हमारे राजस्थान में वो किससे संबंधित है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। यह आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का मैं कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट चेक करूंगा कि कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा इस प्रश्न के लिए, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार का है, यानी जो मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है। तो मिर्जाई, डगला ये द्वितीय किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार हैं, धोती के या लहरिया के। जो अंगरखी होती है उसके ये प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार हैं। जो शरीर के ऊपर की ओर जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें अंगरखी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। इसके अलावा जो अन्य अंगरखी हैं, अन्य, ये आपको ध्यान में रखनी है। अन्य कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जो अचकन 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 है, दूसरा है गाबा गाबा। तीसरा हमारा जो अंगरखी का प्रकार है वो है बंडी बंडी। चौथा रहेगा हमारा, चौथा है कानो 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 हो गया। डगला तो आपके आ ही गया इसमें। मिर्जाई मिर्जाई भी आ गया, सॉरी, मिर्जाई आ गया। तनसुक, ये आपको, ये तनसुक तनसुक, दुतई, मिर्जाई और डगला, ये तीनों तो आ चुके हैं आपके। इसके अलावा जो अचकन, गाबा, बंडी, कानो, तनसुक और डोडी डोडी डोडी, ये भी क्या है, एक प्रकार का। और एक और आपको ध्यान में रखना है, बुगतरी बुगतरी बुगतरी, ये क्या है, अंगरखियों के प्रकार हैं। जो मिर्जाई, दुतई, डगला और इनके अलावा जो अंगरखियां होती है जिन्हें अचकन, गाबा, बंडी, कानो, तनसुक, डोडी, बुगतरी, ये क्या है, अंगरखियों के प्रकार, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई। जो उस्ता कला के विकास के लिए जो उस्ता केमल हाइड केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ पर की गई है, तो आपको बताना है कि जैसलमेर में की गई है, बीकानेर में की गई है, नागौर में है या बाड़मेर में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बीकानेर में इसकी जो स्थापना है वो की गई है। ये 1975 में इनकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो उस्ता कला का कार्य है, उस्ता कला की जाती है। ये उस्ता कला होती क्या है? ये ऊँट की खाल पर है। जो ऊँट की खाल होती है, ऊँट की खाल ऊँट की खाल पर क्या करते हैं, स्वर्ण मीनाकारी स्वर्ण मीनाकारी स्वर्ण मीनाकारी और मुनवल 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 को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं।
यह आपको ध्यान में रखना है। और जो 1986 में इस कला के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ कौन व्यक्ति है। इसामुद्दीन 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 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जो उस्ता कला है उसके जो विकास के लिए इसामुद्दीन उस्ता इसामुद्दीन उस्ता इसामुद्दीन उस्ता को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से। और कब सम्मानित किया गया है, तो 1986 में। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की समय उम्र थी, यानी डोला की विवाह की समय उसकी उम्र कितनी थी, ये पूछा है। तो 3 वर्ष थी, 14 वर्ष थी, या 3 वर्ष थी, 14 वर्ष थी, या थी जो उम्र थी 11 वर्ष थी, या 16 वर्ष थी। यह आपको बताना है। तो कितने वर्ष थी डोला की उम्र, तो डोला की उम्र थी हमारी 3 वर्ष। कितनी उम्र थी, 3 वर्ष का था जब डोला का विवाह किया गया था। और ये डोला मारू का दोहा की रचना किसने की है, रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। रचनाकार है कवि कल्लोल कल्लोल है वो इसके रचनाकार है। ये अल्पायु में राजकुमार और राजकुमारी की जो विवाह की जाती है उस पर आधारित ये एक रचना है। और इस रचना को कब किया गया था, 1473 में। 1473 में 1473 में इसकी रचना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, ये भी आपको पूछ सकता है कि बातारी फुलवारी बातारी जो फुलवारी है उसके लेखक कौन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो ये आपको पूछ सकता है कि विजयदान देता। इसमें 2 प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। बातारी फुलवारी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देता है। और जो डोला मारू है उसकी रचना किसने की है, तो कवि कल्लोल ने इसकी रचना की है। और कब की है रचना, तो रचना की है 1473 में। जो तो 1473 में इसकी रचना की गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि जो मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था, यानी सिरोपाव कौन सा था, ये एक प्रकार का सम्मान है, वो कौन सा था, तो कौन सा था ये सम्मान, तो जो हमारा सम्मान था हाथी सिरोपाव क्या था, एक वीरता और साहित्य सेवाओं के लिए एक सम्मान था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे, तो आई होप बढ़िया लगेंगे। और शानदार प्रश्न आपके लिए कंटेंट के द्वारा जो शानदार कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आए हैं हम। इस कंटेंट से बाहर आपका कुछ भी न जाने वाला है, क्योंकि जो लगभग सारे प्रश्न थे उनका कंपाइलेशन करके और जो भी चैप्टर का निचोड़ होता है वो आपके इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ये 2 वीडियो थे आभूषण और वेशभूषाओं के, दोनों को आपको शानदार तरीके से देखना है। इससे आपके वेशभूषा और आभूषण के जितने भी डाउट वह कंप्लीट इसमें निकल जाएंगे। और जो भी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में रहने वाले हैं वो इनसे ही बनेंगे, ये आपकी मेरी गारंटी रहने वाली है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी एक प्रश्न न रहने वाला है। तो दोस्तों ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो इस सीरीज के पिछले वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा। यदि आप एक वीडियो देख
देखिए तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, इस कंटेंट से कितने परसेंट आपके एग्जाम्स में पढ़ेंगे, या आपको एनालाइज करके देखना है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल में यदि आप जुड़ेंगे तो आपका सक्सेस होना तय है, क्योंकि इस चैनल में जो भी कंटेंट करवाया जाता है वो एक जेन्युइन कंटेंट है। ऐसे ही उठ के ही किसी का कॉपी पेस्ट करके हम कंटेंट नहीं करवाते हैं, ये हमारा वादा है आपसे। और थोड़े दिनों के बाद जो हमारी जो थ्योरी की क्लास है वो भी चलेगी, उससे आपका जो रैपिड तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जेल प्रहरी की जो एग्जाम्स है उससे पहले लगभग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा राजस्थान जीके का। तो आप निश्चिंत होकर इस क्लासों को देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री श्याम।